students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द MCQs ऑफ द मॉडल पेपर फॉर द सेशन 2020-2021। तो प्रीवियसली हमने बड़े डिटेल में हमने मॉडल पेपर को डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो के अंदर कि आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा है और अब जो आपके पास पेपर पैटर्न आएगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2020-2021 में, इसके अंदर आपके पास 50% क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड और 50% आएंगे सब्जेक्टिव बेस्ड। यानी आपके पास जो सेक्शन ए होगा अब वो होगा 50 मार्क्स का, सेक्शन बी होगा आपके पास 30 मार्क्स का और सेक्शन सी होगा आपके पास 20 मार्क्स का। इसको हमने बड़े डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि लेट्स से सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मॉडल पेपर के अंदर वो किस किस चैप्टर से है। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन को प्लान भी कर सकते हैं। सही, अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द MCQs जो कि आपको मॉडल पेपर 2020-2021 में दिया गया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियसली स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा MCQs को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 20 मार्क्स के आते थे। लेकिन इस दफ़ा जो आपके पास MCQs हैं वो 50 मार्क्स के आएंगे, यानी 100 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स होंगे आपके पास MCQs बेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं 90 प्लस या 100 मार्क्स को सिक्योर करना है तो उसके लिए आपको MCQs बहुत अच्छे से आने चाहिए। सही, तो चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs को। तो आपके पास इस तरह से होगा कि आप जब एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे पहले जो है वो MCQs पेपर दिया जाएगा और उसकी आपके पास एक टाइम लिमिट होगी। उसकी टाइम लिमिट होगी आपके पास 30 मिनट्स, यानी 25 MCQs अटैम्प्ट करने हैं, उसके लिए वो आपको दे रहे हैं 30 मिनट्स। तो आप ऑन एवरेज ये कह सकते हैं कि हर MCQ में आप तकरीबन 1 मिनट लगा सकते हैं या 1 मिनट और कुछ सेकंड्स। सही, तो चलिए अब हम MCQs को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की लिंक में आपको जो है ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप पहले ये करें कि मॉडल पेपर से यानी मॉडल पेपर उस लिंक से आप डाउनलोड कर लें और उस क्वेश्चन पेपर को आप अपने सामने रख लें ताकि मैं यहाँ पे जो बात कर सकूँ तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आए। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर सामने होगा तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहेगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मॉडल पेपर है उसको आप डाउनलोड कर लें जो लिंक आपको गिवन है। ओके, सो होपफुली आप लोग ये कर चुके होंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। और पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x स्क्वायर -4 अपॉन x -2। आपने क्या करना है, आपने इसके आंसर्स बताने हैं। तो आपने करना तो ये है कि आपने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा, लेकिन उस करेक्ट ऑप्शन को मार्क करने के लिए आपने पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या होगा, x स्क्वायर -4 जो है आप इसके फैक्टर्स बना दें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बिल्कुल लिखा जा सकता है और अपॉन में है आपके पास x -2। सही, अच्छा इधर में आप फॉर्मूला लगा दें a स्क्वायर -b स्क्वायर का, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा x -2 और x +2 और अपॉन में है आपके पास x -2 एज इट इज। इससे क्या होगा, x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा और आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई करनी है, x +2 पे। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये कि आप x की जगह 2 पुट करें। तो 2 पुट करने पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 2, तो इसका आंसर है 4। सही, तो जो MCQ नंबर 1 है जो कि चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है ये क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 2। आप अपने मॉडल पेपर पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है 4 और जो आपके पास मॉडल पेपर है उसमें ये ऑप्शन नंबर 3 है। सही, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास अगेन चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है।
तो आपसे इस तरह से डिफाइंड है कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है कि इफ f बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r का मतलब यह है कि इसका इनपुट भी रियल नंबर है, इसका आउटपुट भी रियल नंबर है, इज गिवन बाय, और आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने क्या फाइंड करना है, आपसे कहा गया देन f ऑफ 2 क्या होगा ये आप बताएं। सही, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है आपके पास क्वेश्चन। हम दोबारा देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। ये इस तरह से है कि इफ f बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r और f ऑफ x आपके पास डिफाइन है एक्स स्क्वायर। आपसे कहा गया कि आप f ऑफ 2 फाइंड करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल आपने करना ये होता है कि चूंकि आपसे f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आपने करना क्या है कि इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे आप वैल्यू 2 पुट कर लें। इसका मतलब ये है कि फंक्शन में जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट कर लें, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 4। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑप्शन है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट आंसर है विच इज़ 4। 4 को आप मार्क कर दीजिएगा। सही। अच्छा, अब हम पार्ट 3 को देख लेते हैं। पार्ट 3 जो है वो भी अगेन चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब इसके थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x, ये किसके इक्वल होता है? ओके, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो उसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी लिमिट्स की। तो उसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी होगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू e। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास e। यानी ये वाला जो MCQ है इसमें आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, इसमें आपने जो है सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखना होगा। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर है आपके पास E। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके पास चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए थे। सही। अच्छा, अब है आपके पास इसका पार्ट 4। मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल में आपसे एक लाइन का स्लोप पूछा गया है। तो क्वेश्चन को जिस तरह से है, पार्ट नंबर 4 के अंदर आपसे कहा गया कि स्लोप ऑफ अ लाइन, और एक लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपने इस लाइन का स्लोप बताना है। सही। तो इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? आपको स्लोप के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो उसके अंदर आपको एक बात बताई गई होगी कि जब कभी भी आपके पास किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसका आपने स्लोप फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? हम फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन। तो चूंकि इक्वेशन गिवन है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल आपने करना क्या है, आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 3, यहाँ फॉर्मूले का माइनस है तो ये हो जाएगा -3 अपॉन y का कोफिशिएंट है आपके पास -5। इस -5 को भी कंसीडर कीजिएगा, यानी माइनस साइन को। आप इसको सॉल्व कर ले, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर है आपके पास 3/5। ओके, तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें जो आपके पास आखिरी ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी, वो है इसका करेक्ट आंसर। सही। तो सिंपली आपने इस MCQ को इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई भी एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो कैसे हम उसका स्लोप फाइंड करते हैं। सही। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से में आपसे पूछा गया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज। अच्छा, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक ऑप्शन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, और एक ऑप्शन है y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, और एक ऑप्शन है ax प्लस by प्लस c। तो आपको क्या लगता है कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ax प्लस by प्लस c। ओके, तो पार्ट नंबर 5 का मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूं। आपसे पूछा गया था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0।
बाकी जो आपके पास ऑप्शन में इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशन तो होती है स्ट्रेट लाइन की, लेकिन जनरल इक्वेशन नहीं होती। सही। अच्छा, अब आपसे पार्ट नंबर 6 में क्या पूछा गया है? पार्ट नंबर 6 में पूछा गया है, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हम पार्ट नंबर 6 लिख देते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि द पॉइंट x1, y1 lies below the line, और आपके पास लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इफ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। आपने यहाँ पे चैप्टर 3 में ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और आपसे एक कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछा गया कि वो गिवन पॉइंट्स आइदर अबव द लाइन है, ऑन द लाइन है या बिलो द लाइन है। इस तरह की सिचुएशन थी ना। फॉर एग्जांपल एक लाइन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल x1, y1 आइदर वो अबव द लाइन है, ऑन द लाइन है या बिलो द लाइन है। तो इन तीनों पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आपके पास कंडीशंस होती थी। तो यहाँ पे चूंकि आपसे कहा गया कि आप ये बताएं कि बिलो द लाइन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास पार्ट नंबर बी। ओके, यानी इसका करेक्ट आंसर है ax1 प्लस by1 प्लस c शुड बी लेस देन 0। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं इस एमसीक्यू के हवाले से कि आपने सिंपल क्या करना होता है कि आपके पास कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर गिवन हो, आप उसके अंदर x1 y1 की वैल्यूज को पुट करें। अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब है कि वो बिलो द लाइन है। चूंकि इस सवाल में आपसे कहा गया है कि लाइज बिलो, तो आप कंडीशन बताएं। तो कंडीशन क्या होती है? दिस शुड बी लेस देन 0। ओके, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन 0। अगर लेट्स से अबव पूछा जाता तो वो होता ग्रेटर देन 0। सही। और अगर पूछा जाता ऑन द लाइन तो वो होता इक्वल्स टू 0। सही। तो इस तरह से आप इसका पार्ट नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे। आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपसे डायरेक्ट एक सॉर्ट ऑफ थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको केसेस याद होने चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपको सोल्यूशन भी करना होगा। सही। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 7 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में आपसे कहा गया है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। ये मैं लिख देता हूं। पार्ट नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अच्छा, अब इसका आंसर बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं कि ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो कि अपने ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको नाम दूं ए, बी और सी, तो पॉइंट ए से अगर आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, अगर मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करूं तो इसका एल्टीट्यूड कुछ इस तरह का होगा जो कि अपने ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। सही। तो हमेशा एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है परपेंडिकुलर। सही है, हमेशा एल्टीट्यूड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 7। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हुए इसका पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? पार्ट नंबर 8 में आपसे इंटरसेप्ट्स पूछे गए हैं। एक लाइन की इक्वेशन है और आपसे पूछा गया कि ये क्या इंटरसेप्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन, और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है विच इज 3x माइनस 2y माइनस 6, 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके इंटरसेप्ट्स क्या बनेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट्स हम किसे कहते हैं या इंटरसेप्ट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के लिए आपने करना ये होता है कि लेट्स से अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करने, हम यहाँ पे दो इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए मैं y को 0 पुट करता हूँ, और अगर मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो चूंकि आप डायरेक्टली कर सकते हैं कुछ स्टेप्स, तो y 0 पुट करने पे क्या होगा? y का फैक्टर खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 6। तो 3 से आप इसको कैंसिल कर लें, x इंटरसेप्ट आ गया आपके पास 2।
सही। अच्छा, अब अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं कि फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 किसके अंदर, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है। तो जब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, x का फैक्टर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा -2y -6 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा -2y इज इक्वल टू 6। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, माइनस साइन आप जो है 3 के साथ लिख दें तो y इज इक्वल टू -3। तो इंटरसेप्ट क्या बन रहा है इसका, y इंटरसेप्ट बन रहा है -3, x इंटरसेप्ट बन रहा है 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, -3। तो अगर आपके पास मॉडल पेपर है, आप देखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर विच इज 2, -3। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 9 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 9 में आपके पास जो MCQ है वो पूछा गया है कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू x इज। तो चले मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो पार्ट नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू x इज। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है, आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 0, 45, 180 या 90 डिग्रीज। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 45 डिग्री। अच्छा, अब इसका आंसर 45 डिग्री क्यों है, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। ये वाले MCQ आप विदाउट सॉल्व भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे याद भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, तो उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है, उसकी इंक्लिनेशन होती है 45 डिग्री। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके अगर मैं लाइन बनाऊं y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। सही है, ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं, मैं इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। सही है, y को इधर लाके मैंने माइनस कर दिया। इस पर आप फॉर्मूला लगा दें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इससे आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो होगा क्या, x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -1, इसका मतलब ये कि स्लोप की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। सही, आपसे तो पूछा है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब है कि थीटा की वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन यूज कर सकते हैं कि m जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। सही, अच्छा सॉरी मिस्टेक कर गया, ऊपर का माइनस भी आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -1 अपॉन -1 इज +1। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले की मदद से थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे थीटा फाइंड कर सकते हैं, थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स m। सही, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स m की वैल्यू क्या है आपके पास 1, कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकालिएगा तो टेंजेंट इनवर्स 1 होता है आपके पास 45 डिग्री। तो आप इतनी सिंप्लीफिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की इंक्लिनेशन क्या होती है आपके पास, इसकी इंक्लिनेशन होती है 45 डिग्री। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ और वैल्यूज भी बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल आपको दे दी गई y इज इक्वल टू 0। है फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 0, ये किस लाइन की इक्वेशन होती है, ये होती है आपके पास y एक्सिस लाइन की इक्वेशन। सही, और y इज इक्वल टू 0 ये आपके पास किस लाइन की इक्वेशन होती है, ये होती है आपके पास x एक्सिस लाइन की इक्वेशन। ओके, ये सिमिलर MCQ मैं बताना चाह रहा हूं। x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस लाइन की इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 0 की इंक्लिनेशन आप बताएं, तो y एक्सिस कितना एंगल बनाती है, ये बनाती है 90 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। और y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस लाइन की इक्वेशन है और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। सही, तो सिमिलर MCQ था, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए था तो मैंने बता दिया। खैर, आपके पास जो मॉडल पेपर में पार्ट नंबर 9 ये वाला MCQ था, इसका करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। सही, अच्छा अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ये चैप्टर नंबर 5 से है, अ फंक्शन f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू a if। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूं। तो ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 10 में आपसे कहा गया है, अ फंक्शन f of x is maximum
एट x इक्वल्स टू a इफ, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन पढ़ी थी। उसके अंदर आपके पास होता ये था कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते थे। आप फंक्शन को जब सेकंड टाइम डेरिवेट करते थे उससे आपको अंदाज़ा होता था कि आइदर द पॉइंट इज सूटेबल फॉर मिनिमम और मैक्सिमम। तो उसके अंदर हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि अगर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है तो आपके पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी लेस देन 0। ओके, तो इधर जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास करेक्ट आंसर है, यानी इसका आंसर है आपके पास f"a शुड बी लेस देन 0। ओके, और अगर यही इक्वेशन आपके पास मिनिमम के लिए होता, यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर मिनिमम के लिए होता तो आपके पास कंडीशन बन जाती f"a शुड बी ग्रेटर देन 0। सही, तो ये हो गया आपके पास MCQ नंबर 10। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 11 की। 11 में आपसे एक डेरिवेटिव पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं, इसको मैं यहां करके दिखा देता हूं। अब आपके पास पार्ट नंबर 11 में पूछा गया है कि 2 रेज़ टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या कंडीशन है आपके पास, a रेज़ टू द पावर x की कंडीशन बन रही है। क्यों? क्योंकि a कांस्टेंट है और इसकी पावर आपके पास x है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता है a रेज़ टू द पावर x ln a। ये इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, a रेज़ टू द पावर x का मतलब है 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे x क्या है आपके पास 2x है, और ln a तो ये हो जाएगा आपके पास ln 2। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो है आपके पास पार्ट नंबर 11 का करेक्ट आंसर। सही। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 12 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 12 अगेन चैप्टर नंबर 4 से है और इसके अंदर आपसे डेरिवेटिव पूछा गया है साइन स्क्वायर x का। सही, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x क्या होता है? साइन स्क्वायर x का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे। लेकिन आप पावर रूल कौन सा वाला लगाएंगे कि जिसमें फंक्शन की पावर n होती है। तो तरीकेकार क्या होता था कि आप पावर सामने लिखते हैं, 2 पावर सामने आ गई, इस फंक्शन की पावर में से आप 1 माइनस कर लें। तो साइन की पावर में आप 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, हम इसको साइन x लिख सकते हैं। और फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। सही, इस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा होगा कि कभी भी फंक्शन जिसकी पावर n है, इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन है जिसके ऊपर पावर n है उसका आप डेरिवेटिव कैसे लेते थे। उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम करते ये है कि पावर सामने आ गई, फंक्शन की पावर में से आप 1 माइनस करते थे और फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना होता था। तो इस तरह से साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 sin x cos x। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें कहीं पे भी आपके पास 2 sin x cos x नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें एक और चीज पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, sin 2x के। तो इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर है आपके पास sin 2x अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम यहाँ पे MCQ नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सही है, तो MCQ नंबर 13 जो है ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे एक डेरिवेटिव पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि अगर यानी आपने डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी f ऑफ x e रेज़ टू द पावर ln x, आपके पास एक फंक्शन है और आपसे कहा गया कि आप f'2 फाइंड करें। अच्छा, अब f'2 फाइंड करने का मतलब ये है, f' का मतलब ये है कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। आपको बताया गया है कि बार रिप्रेजेंट्स करता है डेरिवेटिव को, जितनी टाइम्स बार होता है उतना टाइम्स आपके पास डेरिवेटिव है। तो चूंकि सिर्फ एक दफ़ा बार है तो सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना है। और 2 का मतलब यह है कि आपने करना ये होगा कि जब आप इसका डेरिवेटिव ले लें उसके बाद चूंकि ये फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जहां जहां x होगा वहां पे आप 2 पुट कर लें। किस तरीके से मैं करके दिखा देता हूं। आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करें।
e रेज टू द पावर ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास एक कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बॉक्स क्यों लिखा है, आपको ये बात पढ़ाई गई होगी जब आपने डेरिवेटिव्स पढ़े थे कि अगर आपके पास e की पावर x के अलावा हो तो आप क्या करें, उसको बॉक्स कंसीडर कर लें। और फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, e ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, सही, वेयर बॉक्स इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर ln x इनटू आपने बॉक्स का भी डेरिवेटिव लेना है जो कि एक्सपोनेंशियल का की पावर है, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, सही। ये हमने क्या करा, ये हमने इसका f डैश x निकाला है, सही। अच्छा, अब हमने f डैश 2 फाइंड करना है, इसका मतलब ये है जहां जहां x है वहां आप 2 पुट कर लें, तो ये हो जाएगा e ln 2 इंटू 1/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में ये वाला आंसर लिखा ही नहीं गया, ये आपके पास एक मिस प्रिंटिंग है, ओके। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन मौजूद नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास e रेज टू द पावर ln 2 और 1/2। और कैसे हमने इसको फाइंड करा है इसकी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन दिखा दी, सही। अच्छा, अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन करनी है। आपसे कहा गया है इंटीग्रेट ln x dx। अच्छा, अब इंटीग्रेट ln x dx पार्ट नंबर 14 है ये, इंटीग्रेट ln x dx। अच्छा, आपने इंटीग्रेशन के अंदर बेशुमार फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट साइन x क्या होता है, इंटीग्रेट कॉज x क्या होता है, लेकिन आपने कहीं पे भी इंटीग्रेट ln x dx का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेट ln x dx आप याद रख लें, इसका फॉर्मूला होता है x ln x प्लस x, ओके। यानी ये है इसका करेक्ट आंसर, x ln x प्लस x प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो हम इसका आंसर फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करके। तो आप स्टूडेंट्स अगर आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स पढ़ा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स की मदद से करें, कि जिसके अंदर हम करेंगे क्या कि आप u लेट कर लें ln x को और v आप सिंपल dx को लेट कर लें, देन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके आप देखिएगा आपके पास यही आंसर आएगा, x ln x प्लस c, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 14। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 15 की। पार्ट 15 में भी आपके पास इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है और पार्ट 15 कुछ इस तरह से है। आपसे कहा गया है कि आप फाइंड करें इंटीग्रेट 2x प्लस 3 होल पावर -1 और dx इज इक्वल टू, यानी आप इसका आंसर बताएं। अच्छा, अब इसका आंसर बताने के लिए आपको एक और बात बताई गई होगी जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है या जब आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो ये कि जब भी आपके पास जो फंक्शन है उसके ऊपर अगर पावर -1 है तो आप कभी भी इसको पावर रूल से सॉल्व नहीं करेंगे। इस किस्म के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर रूल लगाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे -1 लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेट dx अपॉन 2x प्लस 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये आपके पास न्यूमरेटर में है, जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर -1 जो है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी और ऊपर dx आ जाएगा, सही। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने एक कंडीशन ये पढ़ी होगी कि कभी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद होता है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव लाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 2dx अपॉन में 2x प्लस 3 मौजूद है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिवाइड भी करना होगा। तो मैंने क्या करा, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा। अब आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर में चूंकि 2 मौजूद है तो आप इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 एज इट इज, ln के साथ आप ये फंक्शन लिख दें, ln 2x प्लस 3। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। और आपके ऑप्शन में अगेन एक छोटी सी करेक्शन है, वो करेक्शन ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर 4
यानी ऑप्शन डी जो है, यानी आखिरी ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिया है 1/2 ln √2x+3, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता, तो स्क्वायर रूट जो है वो मिस प्रिंटिंग है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास इस तरह से 1/2 ln ब्रैकेट 2x+3, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ओके, सो दिस वाज 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, अब हम पार्ट 16 देख लेते हैं। पार्ट 16 अगेन आपके पास इंटीग्रेशन का सवाल है और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से गिवन है। 16 के अंदर आपसे कहा गया कि आप फाइंड करें इंटीग्रेट 1/cot x dx। अच्छा, अब अगेन इंटीग्रेशन के अंदर आपने इस तरह का फॉर्मूला नहीं देखा होगा, सही? तो पहले आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि 1/cot किसके इक्वल होता है? टेंजेंट के इक्वल होता है। तो मैं 1/cot को लिख सकता हूं इस तरह से, टेंजेंट, और dx मौजूद है, और इंटीग्रेट टेंजेंट x dx का बाकायदा एक फॉर्मूला होता है। ये आप कोई सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बाकायदा एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेट टेंजेंट x dx का फॉर्मूला होता है ln sec x plus c। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपके पास ऑप्शन में जो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी ln sec x plus c, सही? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर आपसे इंटीग्रेशन पूछी गई है, तो आपने करना इस तरह से है। सवाल है आपके पास इंटीग्रेट dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। आपसे कहा गया कि आप इसको इंटीग्रेट करके बताएं। अच्छा, अब ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने कोई फॉर्मूला, इसके अंदर आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, इसको आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले। आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, उसके अंदर जो इन्वर्स फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं उसमें आप देखिएगा कि ये किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये इक्वल होता है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस सी के। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। आप देख सकते हैं कि आपके पास एमसीक्यूज के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं उसको भी असिस्ट किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस सी, और आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है, विच इज साइन इनवर्स x प्लस सी, सही? ओके, नाउ द क्वेश्चन 18। अब क्वेश्चन 18 में आपसे कहा गया है, अब चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब आपसे पूछे जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lies on x axis is। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lies on x axis, whose center lies on x axis is। आप ये बताएं कि एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन आप बताएं जिसका सेंटर अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको रोक के थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं होगी, y का कोई टर्म मौजूद ही नहीं होगी, y की कोई टर्म मौजूद नहीं होगी। तो इधर अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर y मौजूद है, सेकंड ऑप्शन में y नहीं है, थर्ड में आपके पास g यानी x और y दोनों हैं, और ऑप्शन डी में आपके पास x भी नहीं है, y भी नहीं है। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है x² + y² + 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो इसकी इक्वेशन इस तरह की बनेगी कि जिसमें y एक्सिस मौजूद नहीं होगा, यानी y की कोई टर्म मौजूद नहीं होगी, सही? अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता कि सेंटर लाइज ऑन बजाय x के, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपसे कहा जाता y एक्सिस, तो अब आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? फिर इसका आंसर वो होता कि जिसके अंदर आपके पास y की तो वैल्यू होती लेकिन x की कोई टर्म मौजूद नहीं होती, सही? और अगर लेट्स से आपसे ये कहा जाता है कि आप एक ऐसी इक्वेशन बताएं कि जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है,
ओरिजिन का मतलब ये होगा कि उसके अंदर आपके पास x और y दोनों नहीं होगा, सही। तो आपके पास x और y दोनों की टर्म नहीं होगी। तो इसी एक सिंगल एमसीक्यू से आप इसकी बाकी कंडीशंस को भी समझ सकते हैं, सही। लेकिन जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके पास x एक्सिस का पूछा गया है और ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम यहाँ पे पार्ट 19 कर लेते हैं। तो आपके पास एमसीक्यू नंबर 19 क्या है? आपसे कहा गया है, अगेन ये चैप्टर नंबर 7 का है, कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन इज। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो सवाल है इसके अंदर आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपसे कहा गया है कि आप एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन बताएं। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 19 के अंदर। ओके, इसके अंदर आपसे कहा गया है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passes through the origin, passes through the origin is। अच्छा, अब यहां पे आप एक बात समझ लें। वो बात आप क्या समझें कि अगर कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास होता है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, x होगा, y होगा, लेकिन कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 कह दें, या जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। अब ये इसका करेक्ट आंसर क्यों है? ये इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म का मतलब एक ऐसी टर्म विच इज रिटन विदाउट एनी वेरिएबल, जो कि बगैर वेरिएबल के लिखी हुई हो, ऐसी कोई टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज एक तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, नाउ 20, इसमें कहा गया है कि द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम। अगेन चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है, इसके अंदर आपसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में पूछा है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपसे कहा गया है the concentric circles have the same, the concentric circles have the same। concentric circles में क्या चीज़ सेम होती है उसको बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई concentric circles होते क्या हैं। देखें concentric circles क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। इस तरह के मैं बेशुमार सर्कल्स बना सकता हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि जिसका सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस डिफरेंट होता है। पहले वाले सर्कल का रेडियस छोटा है, ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है, तीसरे वाले सर्कल का रेडियस अगर मैं दिखाऊं तो ये इसका रेडियस है और चौथे वाले सर्कल का रेडियस ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं कि विच हैव द सेम सेंटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सेंटर, सही। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के हमेशा सेंटर्स सेम होते हैं। ओके, नाउ एमसीक्यू 21। एमसीक्यू 21 अब आपसे जो है वो चैप्टर नंबर 8 से पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट 3,0 इज। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेकिन उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ lattice rectum of parabola whose vertex is at origin, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, एंड फोकस एट किस पे है 3,0 is। अच्छा, अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a, सही। इसका मतलब ये कि अगर मुझे a की वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें, आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला पूछा जा रहा है, लेकिन गिवन क्या है, आपको गिवन है फोकस। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस को हम a,0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक ऐसा पैराबोला है कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। इसका मतलब ये कि जब आप इसको a,0 से कंपेयर करेंगे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, ऐसा ही है।
इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लें तो ये हो जाएगा 4 × 3, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 12। सही, तो आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आखिरी ऑप्शन है 12 यूनिट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। और इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 4a, और उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए है जो कि हम फोकस से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आपसे कहा गया है 22 के अंदर कि इफ सेमी एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर 4 and 3 यूनिट्स, इट्स एसेंट्रिसिटी इज। अच्छा, बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एसेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है इन MCQ 22। आपसे पूछी जा रही है एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी अगर पूछी जा रही है तो डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी। आपको यहाँ पे सेमी एक्सिस की वैल्यूज गिवन है 4 और 3 यूनिट्स। इसका मतलब यह है कि 4 और 3 यूनिट्स एक्चुअल में क्या है, आपके पास a और b की वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E = C/A। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपको a की वैल्यू तो पता है लेकिन आपको c की वैल्यू नहीं पता, तो c की वैल्यू हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला विच इज C² = A² - B²। ठीक है, अब a और b की वैल्यूज आपको पता है, आप यहाँ पे पुट कर लें, a की जगह 4 का स्क्वायर, b की जगह 3 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 16 - 9, 16 में से 9 माइनस करें आपके पास आएगा 7। हमें c की वैल्यू चाहिए तो c आपके पास आ जाएगा √7। ऐसे ही है, जब आप यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लें, यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी √7। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, E = C/A। c की वैल्यू है √7, a की वैल्यू है आपके पास 4, तो √7/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द MCQ 22। तो यहाँ पे जो आपके पास पहला ऑप्शन था वो इसका करेक्ट आंसर है। सही, अच्छा, अब सिर्फ 3 MCQs रह गए हैं। अब आपके पास MCQ 23 में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, मैं लिख देता हूं, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, आपसे पूछा गया है इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है कि जिसमें a = b होता है, यानी ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं कि जब आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन आपने नहीं करनी। तो जो आखिरी ऑप्शन है इसका a = b, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है a = b। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिसमें आपसे या तो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी या फॉर्मूले पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ MCQ ऐसे भी होंगे कि जिसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो इसमें सिंपल आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब 2 MCQ रह गए, और ये दोनों MCQ आपसे चैप्टर नंबर 9 से पूछे गए हैं। तो MCQ 24 में है कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज। मैं लिख देता हूं, MCQ 24 में कहा गया है कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर वो कोप्लेनर हैं, 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं, तो आप बताएं उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहां पे भी इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, आप बताएं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हो तो उसमें आपको बताया गया है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 0। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 0। 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ। और अगेन इस MCQ में आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, जस्ट आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स I + j and j + k इज। अच्छा, इस MCQ को तो हमने सॉल्व करना होगा। आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, I + j और j + k का। तो MCQ नंबर 25 में आपसे I + j और j + k का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का सोल्यूशन मैं यहां दिखा देता हूं आप लोगों को, बहुत आसान सा है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से फाइंड करते हैं, हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला यूज करते हैं I j k। अच्छा, अब पहला वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके यानी इसकी वैल्यूज आप क्या ले सकते हैं, I आपके पास 1 है, j आपके पास 1 है, I 1 है, j 1 है, k की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास I की कोई वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 0,
और j की वैल्यू आपके पास 1 है, यानी j का कोफिशिएंट आपके पास 1 है और k का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 1 है। आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आप इसको एक्सपेंड कर लें, आप यहाँ पे i लें, इस वाले वेक्टर, इस वाली रॉ, इस वाले कॉलम को आप स्किप करके इन 4 एलिमेंट्स को आप लिख लें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1 1 0 1 1 1 और 0 1। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे, दिस इज i, देन 1 1 0 1, देन फॉर्मूले का माइनस और j। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस j को ले लें, इस रॉ, इस कॉलम को स्किप करके 1 0 0 1 ले लें, 1 0 0 1 प्लस k। फिर आप क्या करें, इस रॉ, इस कॉलम को स्किप करके 1 0 1 1 ले लें, 1 0 1 और 1। सॉल्व कर लें, होगा क्या, i एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस j एज इट इज। इधर में भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में क्या आपके पास k, इधर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 0 हो जाएगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो i माइनस j प्लस k इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन था, i माइनस j प्लस k, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसमें आपको जो है वो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो हम ये वैल्यूज़ लेते हैं उसको हम लेते हैं इस वेक्टर की मदद से। तो यहाँ पे i और j गिवन था, k नहीं था, तो मैंने 0 ले लिया, 1 1 0, और j प्लस k है, तो आपके पास i नहीं था, इसको मैंने 0 कर दिया और ये हो गया 1 1। बाकी आपने सिंपल इसको एक्सपेंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट इस तरह से फाइंड करके आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द MCQs which were given in the model paper of 2020-2021। हमने बड़े डिटेल में एक एक MCQ को जो है वो डिस्कस किया है, और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स MCQs को जो है वो बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इस दफ़ा आपसे MCQs 50 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, तो आपकी MCQs की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं कि हम MCQs की तैयारी कैसे करें। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि आपने जो सब्जेक्टिव यानी जो आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस में, उसको जब आप अच्छे से अगर आप समझ लें तो उन्हीं की हेल्प से आप इन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं, कुछ थ्योरी गिवन होती है, यानी आपने बुक रीडिंग भी करनी होगी। तो आपने बुक रीडिंग भी करनी है, साथ ही साथ जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस, उसको आप अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से समझें, उसकी मदद से या उसको लर्न करने के बाद, उसकी प्रिपरेशन करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व द MCQs। तो इस तरह से आप MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो कि नए हैं इस चैनल के ऊपर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर विच इज़ अपना टीचर, यहाँ पे जो है आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड की गई है। तो अभी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि चैनल के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, तो आपको चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर बड़े डिटेल में हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इसी तरह से चैप्टर 3 मिलेगा और बाकी चैप्टर्स भी मिलेंगे। डेफिनेटली टिल नाउ अभी तक हमने सारे चैप्टर्स की जो है वो लेक्चर्स नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारा ये काम प्रोसेस में चल रहा है, और इंशाल्लाह बिफोर एग्जाम्स आपके पास कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, कि जिसको आप स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो उसको रिवाइज करें, तो वो इस चैनल से जो लेक्चर वीडियोस हैं उसको वो रिविजन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, एंड विल मीट यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।